हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे। हमेशा की तरह मैं मनमोहन आज आपके सामने फिर एक अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं, जो कि खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ज़्यादा मतलब अपनापन लगेगा उसके अंदर, ठीक है। और इस न्यूज़ को लास्ट तक सुनिएगा। इस आर्टिकल को मैं बोलूँगा, न्यूज़ तो क्या है, एक आर्टिकल मैं यहाँ पे मतलब आपको बताऊँगा कि खास क्या है इसमें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल के ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट और क्लासेस के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए और किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं जो कि एजुकेशनल हो बशर्ते, तो उसके ऊपर आप जो है हमें बता सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दे सकते हैं। हमारा इस पट्टी के ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि आज की जो खास खबर है वो ये है कि 1 अक्टूबर को यूपीएससी ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं भाई, ठीक है। वैसे आरएसएस ने भी 100 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें तो यूपीएससी का थोड़ा यूँ है कि डायरेक्ट एक टच महसूस हो जाता है, और आरएसएस का तो यूँ है कि आइडियोलॉजिकल जो है एक ग्रुप है। अब कि कोई मतलब बायस्ड कहे, कोई अनबायस्ड कहे, कोई अगेंस्ट कहे, कोई साथ कहे, तरह तरह की बातें होती हैं, ठीक है। बाकी वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे जो प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं इनको, और जो पॉलिटिकल और सोशल जो एरेना है उसके अंदर काफ़ी अच्छा योगदान इनका रहता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये टाइम टू टाइम जो परिस्थितियाँ वो डिसाइड करती रहती हैं। तो चलिए हम फोकस करते हैं यूपीएससी के ऊपर भाई। यूपीएससी ने 100 साल पूरे कर लिए 1 अक्टूबर को, और 1926 में जो है ये बनी थी, ठीक है। 1926 में बनी थी, और तब से लेके आज तक वैसे इसको मेरिटोक्रेसी और डिसिप्लिन और अच्छी एक संस्था के रूप में जाना जाता है, जहां कोई धांधली वगैरह नहीं होती और एस्पिरेंट्स अपनी आखिरी उम्मीद हाल फिलहाल इस देश के अंदर रिसेंटली तो जैसे एसएससी के ऊपर भी काफ़ी बवाल चल रहा है, और जो स्टेट्स के एग्ज़ाम उनके ऊपर तो हमेशा से आरोप लगते आने, कभी पेपर लीक हो गया, कभी उस पर कोई कोर्ट केस हो गया तो वो पूरा निलंबित हो गया मामला और पूरा एक्सटेंशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। भर्तियां हो नहीं रही हैं। तो ऐसे में जो है यूपीएससी के ऊपर जो है विश्वास है लोगों का, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो एग्जांपल्स देखने को मिले हैं, कुछ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड जो आईएएस हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगे और कुछ का प्रूव भी हुआ, तो उनको देखते हुए थोड़ा सा जो विश्वास है यहाँ पे भी डगमगा गया है लोगों का। तो रिफॉर्म्स की डिमांड है लोगों की, कुछ ट्रांसपेरेंसी की फर्दर डिमांड है, ठीक है। वो एक अलग इशू है, लेकिन आज हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एरिया है यूपीएससी को लेके, ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे यूपीएससी के ऊपर, ठीक है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, अगर कॉलोनियल ओरिजिन की तरफ ध्यान दे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाई दरअसल इस सर्विस को स्टार्ट किया था एक तरीके से मर्केंटाइल जो सर्विसेज को लुक आफ्टर करने के लिए, क्योंकि एक तरीके से वो बिजनेस ही करने आए थे, और उस बिजनेस को अच्छे से कोई संभाल पाए, उन्हें ऐसा कोई इंसान चाहिए था, ऐसे लोग चाहिए थे, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सर्विसेज स्टार्ट हुई। लेकिन बाद में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद थोड़ा सा गवर्नेंस का जो है सेंट्रलाइज होगी गवर्नेंस ज़्यादा, ठीक है। और उसमें जो फंक्शनिंग है मेन रूप से जब निकल के आई इस सर्विसेज की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखें तो जो गवर्नर जनरल 3 थे जो मुख्य, उन्होंने ज़्यादा रिफॉर्म्स किए इस सर्विसेज के अंदर, वान हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेल्जली, ठीक है। ये इन्होंने 3 जो ये गवर्नर जनरल थे, उन्होंने खासकर इस सर्विसेज के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो है वो दिए हैं। मैकॉले कमेटी की बात करें तो 1854 की रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो, जो कि फर्दर आगे जाके बनी सिविल सर्विस कमीशन, ब्रिटेन के अंदर जो है ये बन गई थी 1855 के अंदर भाई, ठीक है। और फर्दर फिर इंडिया के अंदर बनी 1858 के अंदर, ठीक है।
फिर फर्स्ट इंडियन की एंट्री अगर हम देखें तो 1863 के अंदर हुई, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के ब्रदर थे। ठीक है, और वो पहले ऐसे इंडियन थे जो आईसीएस एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया था और आईसीएस बने थे। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए कि पहली महिला कौन बनी आईएएस, ठीक है, तो उनका नाम था अन्ना राजम मल्होत्रा। ये 1951 को जो है पहली महिला आईएएस जो है देश की बनी। ठीक है, जस्ट फॉर द फैक्ट, अगर कोई पूछ ले तो कहीं भी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ। वो हुआ 1922 के अंदर भाई। उससे पहले जो है एग्ज़ाम देने के लिए भी ब्रिटेन या लंदन जाना पड़ता था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या किया कि इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो सेट किया, किसको रिक्रूट करने के लिए, हायर सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। फर्दर फिर ली कमीशन आया। ली कमीशन ने क्या किया कि 1924 के अंदर उसने रिकमेंड किया कि इसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए, कि अब जो ये अभी तक जो ब्रिटिशर्स जो है इसको लुक आफ्टर कर रहे थे सारी चीज़ को, तो ये इंडिया में चीज़ ये होनी चाहिए। इसी के तहत इस्टेब्लिश हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन भाई। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 जो है इस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर, जिसकी हमने बात की थी, जिसने एक कमीशन बनाने की बात की जो कि रिक्रूट कर सके हायर सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है, उसी के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1926 में। इसलिए मैंने बोला था कि 1926 में बना है, इसलिए 100 साल पूरे हुए 1 अक्टूबर को यूपीएससी को। और जो इनके पहले जो चेयरमैन थे यूपीएससी के, वो थे रॉस बारकर, सर रॉस बारकर थे। ठीक है, अगर अभी की बात की जाए तो अभी जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार जो है हाल फिलहाल यूपीएससी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने ये जिम्मा जो ये गद्दी है 15 मई 2025 को जो है संभाली थी भाई। ये 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ये, और इनके अलावा 3 मेंबर भी हैं। ये फर्दर मैं आगे बात करूंगा कैसे रिक्रूटमेंट होती, कैसे निकाला जा सकता है जॉब से, क्या जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, चलिए जी, पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सर रॉस बारकर भाई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या प्रपोजल दिया कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाते हैं और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाते हैं। फेडरल यूं लगा लो कि आज का यूपीएससी, प्रोविंशियल यूं लगा लो कि स्टेट पीसीएस वगैरह का आइडिया। उस टाइम जो प्रोविंसेस होती थी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं थी, ब्रिटेन के अंडर नहीं थी, उनके लिए पब्लिक जो थी, सॉरी, ठीक है, जो नहीं थी वो तो क्यों ही मानेंगे। एफपीएससी फिर जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1937 को, 1937 के अंदर। ठीक है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है एच के कृपलानी जो है इनके चेयरमैन रहे। बहुत कम टाइम के लिए रहे, लेकिन पहले तो चेयरमैन वही माने जाएंगे। लेकिन उनके बाद जो है टुक ओवर किया किसने, चंद्रेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने भाई। ठीक है, फिर फाइनल यूपीएससी 1950 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है अडॉप्ट कर लिया गया। जैसे ही आर्टिकल 315 से 323 जो है स्पेशली डेजिग्नेटेड टू द यूपीएससी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, आर्टिकल 315 बताता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में। आर्टिकल 320 बताता है जो फंक्शन है यूपीएससी के, जैसे कि एग्जामिनेशंस के, रिक्रूटमेंट के, ठीक है, प्रमोशन और जो भी डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं उनके बारे में जो है आर्टिकल 320 हमें बताता है भाई। टेन्योर जो है मेंबर का वो 6 साल है, या फिर एज जो है 65 साल की हो जाए, विच एवर कम्स फर्स्ट, मतलब कम फर्स्ट वाली बात है, सर्व फर्स्ट, कम फर्स्ट, सर्व फर्स्ट वाली बात है। ठीक है, अबाउट यूपीएससी,
अगर यूपीएससी की बात करें अभी हाल फिलहाल आफ्टर इंडिपेंडेंस और अभी का जो सिनेरियो उसकी बात करें तो कंपोजिशन में है, चेयरमैन और मेंबर हैं इसके जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं भाई। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिक्स कुछ की नहीं हुई है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, लेकिन हाल फिलहाल जो है यूपीएससी के अंदर एक चेयरमैन और 3 मेंबर हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखें तो कोई क्वालिफिकेशन भी ऐसा जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो है दी नहीं गई कहीं भी, लेकिन ये बोला गया है कि जो भी चेयरमैन हो वो एटलीस्ट 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर उसने काम किया होना चाहिए भाई। ठीक है, इतना तो हो। और उसके हाफ जो मेंबर हैं, मेंबर की बात करें, हाफ जो मेंबर हैं, मान लो 4 हैं तो 2 मेंबर तो कम से कम 10 साल तक उन्होंने काम किया हो कम से कम। सर्विस कंडीशंस क्या है, प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं ऐसी ऐसी सर्विस जो कंडीशंस है उनको। ठीक है, लेकिन सेफ्टी ये है कि बाद में ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट के बाद वो कुछ और बोल देंगे आपसे, जैसे कि कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर होता है या किसी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, रिमूवल की बात करें तो कुछ ग्राउंड्स हैं रिमूवल के। ठीक है, जिसको देख करके प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकता है मेंबर या चेयरमैन को। इंसॉल्वेंसी की बात करें कि किसी के पीछे खा गया, इनमें तो कोई, और पता चल गया जज ने बोल दिया कि ये इंसॉल्वेंट है भाई, ये बैंक के पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, फ्रॉड है, इंसॉल्वेंट है ये, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। आउटसाइड कोई और एम्प्लॉयमेंट में साथ की साथ कहीं है, अपने आप को कहीं और एम्प्लॉय कर रखा है, तो जो है ऐसी बंदों की ड्यूटीज के ऊपर दिक्कतें आ जाती हैं भाई। इन्फर्मिटी, अगर यूं लगे कि भाई ये बंदा कैपेबल नहीं है फर्दर जॉब करने के, तो जो है उसको अनफिट घोषित करके निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है मिसबिहेवियर का ग्राउंड। मिसबिहेवियर के ग्राउंड के लिए जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पहले उनको क्या करना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनके पास मामला रेफर करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो फाइनल मोहर मार देते हैं कि यस यू आर राइट और ये मिसबिहेवियर है, तो फाइनली जो है वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड होगी और प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर मिसबिहेवियर की बात करें, मिसबिहेवियर की डेफिनेशन अगर उसकी बात करें तो कोई भी मान लो ऐसे पद पे रह के, ऐसी पोस्ट पे रह के कोई भी चेयरमैन या मेंबर वगैरह गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या फिर उसका कोई भी टेंडर वगैरह है उसके अंदर मिली भगत करके कुछ फ़ायदा उठाने का काम करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं उसके अंदर, तो ये मिसबिहेवियर माना जाएगा। इसके अलावा जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर जो है शेयर होल्डर बनने का काम करते हो, ठीक है, और उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के अंदर जो है फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो ये भी मिसबिहेवियर के अंदर गिना जाएगा। हाँ, जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात सुनवाई चल रही होती है उस चीज़ की कि भाई ये मिसबिहेवियर है या नहीं, उस दौरान जो है प्रेसिडेंट इनको सस्पेंड कर सकते हैं भाई। ठीक है, टर्मिनेशन से पहले सस्पेंड कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस क्या है यूपीएससी की, सिक्योर जो है, टेन्योर सिक्योर है। ठीक है, सिर्फ आपका जो ग्राउंड्स दिए हैं मैंने बताए हैं मिसबिहेवियर का या जो भी इन्फॉर्मेटिव वगैरह है, ठीक है, ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सर्विस कंडीशंस की बात करें तो मैंने बोला था कि जो कंडीशंस पे, जिन कंडीशंस पे आपको अपॉइंट किया गया है वही कंडीशंस रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बाद में जो है आपके अगेंस्ट जो है डिसएडवांटेजेस जो हैं क्रिएट की जा सकें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है कि इनकी जो सैलरी है चेयरमैन और मेंबर्स की और जो स्टाफ की, वो चार्ज होती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि या मनी बिल या कोई बजट के अंदर जो सैलरीज वगैरह, अलाउंसेज वगैरह की डिमांड करती है सरकार पार्लियामेंट के अंदर, और फिर वोटिंग होती है तब जाके वो कहीं पास होता है। इनकी सैलरी वगैरह के लिए और स्टाफ के खर्चे के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, उसके अंदर से फिक्स होता है कि भाई हाँ आपको विदाउट वोटिंग यहाँ से जो है पेमेंट दे दी जाएगी भाई, इनकी पेमेंट सिक्योर है, किसी की वोट की मोहताज नहीं है, ये है। ठीक है, पोस्ट सर्विस रिस्ट्रिक्शन भी है भाई, अगर आपको इतनी फेयर चीज़ें मिल रही हैं, आपको इतनी एडवांटेज मिल रही है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होंगी। ठीक है,
चेयरमैन और मेंबर्स जो है वो इस जॉब के बाद, मान लो चेयरमैन है, चेयरमैन अगर एक बार उसका टेन्योर खत्म हो गया तो दोबारा, एक तो चेयरमैन दोबारा री इलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, रीअपॉइंट नहीं हो सकता। दूसरा, वो किसी और गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी काम नहीं कर सकता भाई। मेंबर जो हैं वो सिर्फ एक तरीके से चेयरमैन ही बन सकते हैं, अदरवाइज वो और कोई भी जॉब जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, ये खास बात है। और दोनों ही मेंबर और जो चेयरमैन है वो दोनों ही दोबारा जो है सेलेक्ट नहीं किए जा सकते दूसरी टर्म के लिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट कैसे होती है? रिक्रूटमेंट मतलब मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट रिक्रूट करते हैं, लेकिन ये रिक्रूटमेंट यहाँ बताई गई कि यूपीएससी का क्या काम है। ऑब्वियसली एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बच्चों को मेहनत करवाती है, ठीक है, हाई बार सिलेबस का तो अभी तक चलो कुछ पता ही नहीं, ट्रेंड चेंज करती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सीजन लेंदी दे दिया, कभी कोई नए टाइप का जो है भोकाल वाला क्वेश्चन अंदर डाल दिया, ऐसे काम जो है यूपीएससी करती रहती है। साथ की साथ जो है स्टेट असिस्टेंट का भी काम करती है ये, ठीक है। मान लो कोई स्टेट ने प्रपोजल दिया कि आप हमारी इस रिक्रूटमेंट के अंदर, जो सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के अंदर हमारी हेल्प करें, ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के साथ वो उनको असिस्ट कर सकते हैं। एडवाइजरी रोल भी है, गवर्नमेंट को जो है रिक्रूटमेंट मेथड वगैरह और ऐसी ऐसी चीज़ों पे जो है एडवाइस देती रहती है टाइम टू टाइम। अच्छा, अब आप पूछोगे कि एडवाइजरी ही क्यों, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती एग्जीक्यूटिव? कुछ रूल्स ऐसे हैं कि वो इम्प्लीमेंट जो बाय रूल बने होते हैं उनको ही एग्जीक्यूट कर सकती है, ऐसा नहीं है कि अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इनकी नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बोला है कि आपको अपॉइंट कर लिया, मतलब आप सेलेक्ट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉइंट करने का भी हक आपको दे दिया, ठीक है। वो तो टाइम टू टाइम जैसे रूल्स बोलेंगे उन्हीं के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है, ये प्रेसिडेंट की कोई भी रेफरेंस है उसको कंसिडर करते हैं। जुडिशियल व्यू, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड यूपीएससी कंसल्टेशन इज डायरेक्टरी, ठीक है, जो भी कंसल्ट करेगी यूपीएससी वो एक तरीके से डायरेक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी माना जाए। अभी रिसेंटली मैंने जो आपको बताया वही बात है, ठीक है। एडिशनल फंक्शन जो है कि पार्लियामेंट अगर यूपीएससी का कोई रोल एक्सपेंड कर दे कि भाई कोई ऐसा बिल अगर लेके आ जाए कि भाई हाँ आज से यूपीएससी ये भी काम करेगी, तो वो काम भी यूपीएससी को करना पड़ेगा, ठीक है। रिसेंट इनिशिएटिव क्या हुए हैं? डिजिटल रिफॉर्म हुए हैं भाई, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल है उसके अंदर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, ताकि जो इम्पर्सोनेशन जो है, कोई बहरूपिया मतलब कोई धोखाधड़ी वाला काम जो है ना हो सके। प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव, ये खासकर बच्चों को पता ही होगा, जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, उनको जॉब दिलवाने का काम ये पोर्टल करता है। वो बात अलग है कि डेटा क्या कहता है, कितने बच्चे जो है इंटरव्यू के अंदर पहुंचते हैं और कितने फिर कितनों को ये उस लेवल की जॉब प्रोवाइड करवा पाते हैं और कितने फिर करवा पाए हैं, ये डेटा एक ऑल टुगेदर अलग बात है, ठीक है। कमेटीज जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के ऊपर बैठी हैं उनका थोड़ा आप ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार कमेटीज वगैरह ऑप्शनल में आ जाती हैं आपके एमसीक्यू के अंदर, तो अगर आपने नाम सुने होंगे तो आपको एटलीस्ट ध्यान रहेगा कि ये यूपीएससी से रिलेटेड है कमेटी। कोठारी कमेटी है, जैसे 1976 के अंदर आई थी, उसने रिकमेंड किया था ये 3 स्टेज का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, ठीक है, प्री मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। सतीश चंद्रा कमेटी जो 1989 के अंदर आई है, उसने एसए का जो पेपर था मेंस के अंदर वो इंट्रोड्यूस करने का लिए सजेस्ट किया। अलग कमेटी है जो 2001 में आई, उन्होंने बोला कि जो ये सी सेट वाला मामला है ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ जो है अटैच किया जाए। होटा कमेटी जो 4 के अंदर आई, उसने जो है मॉडर्नाइजेशन एथिक्स वगैरह और जो है एचआर प्रैक्टिसेस जो यूपीएससी की है उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला ऐसे तौर से। और निगावेकर कमेटी जो 2007 में आई, उसने मेंस के जो स्ट्रक्चर है, मेंस का एग्ज़ाम है उसको रिव्यू किया है, ठीक है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर जो रिलायंस है उसको थोड़ा सा साइडलाइन भी किया है भाई, ठीक है। तो ये आज की बेसिकली
एक ये ऐसी, मैं न्यूज़ नहीं बोलूँगा, एक ऐसा आर्टिकल था तो मेरे को लगा कि और न्यूज़ ऐसा, मतलब मेरे को इतनी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगी नहीं। हो सकता है कल इकट्ठी होके ज़्यादा भी हो जाएं, ठीक है, क्योंकि जो भी घटनाएं तो घटती रहती हैं, देखियो इस टाइम भी घट रही है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वर्ल्ड के अंदर, नेशन के अंदर, ठीक है, तो वो भी न्यूज़ ही बनती हैं। लेकिन ये आर्टिकल एक तरीके से वो पर्सनल फीलिंग वाला आर्टिकल नहीं हो जाता एस्पिरेंट्स के लिए, वैसा कुछ था। चाहे कोई भी जॉब के लिए कोई भी एस्पिरेंट जो है तैयारी कर रहा हो किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन यूपीएससी का जो भौकाल है अभी तक जो है बना हुआ है देश के अंदर, चाहे वो पीछे हुए कुछ कर्मकांडों की वजह से चर्चा में रही हो, या फिर अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए चर्चा में रही हो, या फिर एक आस पड़ोस में भौकाल बनाने के लिए चर्चा में रही हो, ठीक है। तो मेरे ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे मन के साथ, लगन के साथ जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करते रहिए। अगर हमारी कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो हम हर मुमकिन हेल्प आपकी करने के लिए तैयार हैं। बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर टेक्स्ट करना है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं थिंकर्स अगली क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।